हेलो स्टूडेंट, चलिए इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर सब्जेक्ट केमिस्ट्री का जो भी वीडियो सॉल्यूशन है आंसर की का 1 से लेकर के 25 तक के क्वेश्चन सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट 26 से 50 तक नेक्स्ट वीडियो में, एंड देन 51 से लेकर के 75 तक के जो भी क्वेश्चन है उसका वीडियो सॉल्यूशन आंसर आपको मिलेगा। तो हमने पार्ट वाइज सोचा है कि पार्ट वाइज आपको तीनों पेपर, जैसे पेपर फर्स्ट आपका 1 से लेकर के 25 तक है, पेपर सेकेंड 26 से लेकर के 50 तक है, पेपर थर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 51 से लेकर के 75 तक है। तो सबसे पहले हम फिजिकल केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 25 तक है। केमिस्ट्री का पेपर काफी आसान था। उम्मीद है कि आप लोगों से क्वेश्चन अच्छे अटेम्प्ट हुए होंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में हम लोग सॉल्यूशन। चलिए स्टूडेंट, तो हम लोग बीएससी पार्ट 2 एग्जामिनेशन 2021 सब्जेक्ट केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों पेपर का कंटेंट इस एग्जामिनेशन में आपको मिलेगा। और इसमें आपको पता है कि 75 क्वेश्चन दिए गए थे, जिसमें से 50 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना था और उस 50 क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट किया होगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। इस वीडियो में मैं आपको 1 से लेकर के 25 तक का क्वेश्चन जो होगा उसका सॉल्यूशन एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट 25 से बाद जो होगा उसका हम दूसरे वीडियो में सॉल्यूशन आपको देंगे, वीडियो सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद उसी तरह से 50 के बाद जो होगा उसको हम तीसरे वीडियो में सॉल्यूशन आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर यदि आप फर्स्ट पढ़ें तो इसमें कहा जा रहा है कि इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ का इक्वेशन होता है, मैथमेटिकल रिलेशन होता है, वो आपका कुछ इस प्रकार होगा, du = Q - W होता है। देखिए यहाँ पे W की जगह सामने यदि हम देखें तो माइनस साइन है, क्योंकि यहाँ पे जो वर्क है वर्क डन बाय द सिस्टम है। यदि वर्क डन ऑन द सिस्टम होता तो यहाँ पे W का साइन हम क्या लेते, पॉजिटिव लेते। जो एक्सप्रेशन आपका कुछ इस प्रकार बनता, du = Q + W। ठीक है, यहाँ पे कुछ आपको बुक्स में ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा, जो du है वो आपका de के फॉर्म में होगा और ये आपका dq प्लस ये आपका dw। तो इस तरह से देखा जाए तो जो क्वेश्चन फर्स्ट है उसका जो आंसर होगा वो आपका कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा। तो हम यहाँ पे बी को टिक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार जो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें क्या कह रहा है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ कंपोनेंट, नंबर ऑफ फेज एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द सिस्टम। सिस्टम जो गिवन है आपका देख सकते हैं, H2O है, H2O सॉलिड, H2O लिक्विड, H2O गैस। तो नंबर ऑफ कंपोनेंट के लिए आपको पता है, मैंने बताया था आपको फॉर्मूला क्या होता है, n - r। ठीक है, n इज द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट या नंबर ऑफ पार्टिकल या नंबर ऑफ सब्सटेंस आप कह सकते हैं। कितने सब्सटेंस हैं, तो 3 सब्सटेंस है, तो आप यहाँ पे 3 लिखिए -r। r क्या है, नंबर ऑफ रिलेशन। तो यहाँ पे देखिए H2O सॉलिड से H2O लिक्विड में एक रिलेशन है और लिक्विड से गैस में दूसरा रिलेशन है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कंपोनेंट आपके कितने आ गए, 1 आ गए। ठीक, अब दूसरा चीज आपसे कह रहा है कि इसमें नंबर ऑफ फेज कितने हैं, कंपोनेंट के बाद नंबर ऑफ फेज। तो आप फेज चेक कर सकते हैं, एक सॉलिड है, एक लिक्विड है, गैस है, तो नंबर ऑफ फेज जो है यहाँ पे आपको कितने मिलेंगे, 3 मिलेंगे। ठीक, अच्छा नेक्स्ट आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, तो उसके लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था। डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला फॉर जनरल सिस्टम के लिए होता है F = C - P + 2। और यहाँ पे आप C की वैल्यू देख ही पा रहे हैं कि 1 होता है, P की वैल्यू कितनी है, 3 है, +2। तो यदि आप इसको सॉल्व करें तो फाइनली कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा, आप यहाँ से देखें तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, बी ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। थर्ड, व्हाट इज द नेम ऑफ फेज ट्रांजिशन
occur when solid is converted directly into gas without going through the liquid phase। ये सबको पता है। इसको यदि आपका सॉलिड डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस फेज में, विदाउट लिक्विड, लिक्विड फेज में गए बिना, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सप्लीमेशन कहते हैं। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि एंट्रोपी अकर्स ड्यू टू, तो थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड लॉ में मैंने आपको बताया था कि जो एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है वह ds बराबर होगा dq रिवर्सिबल अपॉन होता है टेम्परेचर। तो यहाँ पे देखिए एंट्रोपी जो हो रहा है वह किसके कारण हो रहा है, टेम्परेचर के कारण। तो इसमें जो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वह डी होगा। तो इसलिए फोर्थ का कौन सा आंसर करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, द इक्विलिब्रियम बिटवीन वाटर एंड इट्स वेपर। कह रहा है कि मान लीजिए कोई कंटेनर है और ये आपका वेजल जो है, वेजल है, वेजल ओपन वेजल है, इक्विलिब्रियम है वाटर और वेपर के बीच में, यानी कि H2O लिक्विड और किसके बीच में है, H2O गैस के बीच में है। तो यह जो इक्विलिब्रियम होगा यह स्टेब्लिश ही नहीं होगा, क्योंकि वेजल यहाँ पे जो हमने लिया है वह कैसा है, ओपन लिया है, खुला वेजल है। तो खुले वेजल में इक्विलिब्रियम आपका लिक्विड और गैस के बीच कभी अभी नहीं बनेगा। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका कौन सा होगा, कैन नॉट बी अचीव्ड, यानी कि हासिल नहीं किया जा सकता है। तो इसमें ऑप्शन आप ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द इक्विलिब्रियम विच इज नॉट अफेक्टेड बाय वॉल्यूम चेंज एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक, तो इसको देखिए समझने के लिए हम इस प्रकार समझ सकते हैं। आप आइडियल गैस इक्वेशन आपको पता है, पीवी बराबर एनआरटी होता है, और यदि कांस्टेंट टेम्परेचर हो जाए तो टेम्परेचर कांस्टेंट, तो पी और बी, यानी कि यदि हम वॉल्यूम को चेंज करें, ठीक है, तो कह रहा है कि इक्विलिब्रियम आपका क्या नहीं होना चाहिए, अफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए प्रेशर भी आपका चेंज नहीं होना चाहिए। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इसमें वह इक्वेशन सही होगा जिस इक्वेशन में नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों में बराबर होंगे। तो आप देख लीजिए नंबर ऑफ मोल्स यदि इक्वेशन हम फर्स्ट में देखें तो यहाँ पे एक मोल मिलके 2 मोल हो गए, रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में भी 2 मोल हो गए, और बाकी सब में यदि आप चेक करें तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर नहीं है। तो इसलिए हम कहेंगे कि 6 का कौन सा आंसर करेक्ट होगा, तो 6 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 7, कह रहा है कि लासातेलिए प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू। तो लासातेलिए का जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, वह हेट्रोजेनियस रिएक्शन के लिए भी होता है, होमोजेनियस रिएक्शन के लिए भी होता है। क्योंकि यहाँ पे दोनों ऑप्शन गिवन है तो आप किसी को भी नहीं मार सकते। यदि आप एक को मारेंगे तो दूसरा भी सही होना चाहिए। तो आपको ओनली 1 ऑप्शन ही करेक्ट देना है। इसलिए अच्छा, इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा नहीं, क्योंकि यह केवल रिवर्सिबल रिएक्शन में ही पॉसिबल होता है। तो आपके पास यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है वह कौन सा है, डी ऑप्शन है। तो सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पे 7 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो मोस्ट अप्रोप्रिएट, यानी कि जो जिसको आप फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे जिस ऑप्शन को, उसी को आपको टिक करना है। आंसर तो आपका हेट्रोजेनियस भी सही रहेगा, लेकिन होमोजेनियस रिएक्शन में भी आपका लासातेलिए का नियम लग सकता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, सिस्टम इन इक्विलिब्रियम में। ठीक है, 7वां का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 8 नंबर में कहा जा रहा है कि ऑन विच फैक्टर डज द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन डिपेंड्स। तो कंडक्टेंस जो आपको पता है कि इनवर्स होता है रेजिस्टेंस का, यानी कि कंडक्टेंस जो होगा वो इनवर्स होगा रेजिस्टेंस का। ठीक है, तो यह किस पे डिपेंड करता है, मैंने आपको साफ साफ नोट में लिखवाया था कि कंडक्टेंस नंबर ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ आयन पे डिपेंड करता है। कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस। नंबर ऑफ आयंस का मतलब है पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, यानी कि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर से रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो यदि इसमें आप आंसर देखें तो देखिए, तो कंडक्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है लेकिन प्रेशर पे नहीं। तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, हाँ ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो सकता है, आगे भी पढ़ सकते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से कोई रिलेशन नहीं है, ऑल ऑफ द एबव कह रहे हैं। तो इसमें आपके 2 ऑप्शन करेक्ट हैं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो 8 नंबर में आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि देखा जाए, कह रहे हैं कि एज द डाइल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस। यदि आप डाइल्यूशन बढ़ाते हैं तो आपको पता है कि डाइल्यूशन जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं वैसे वैसे आपका कंसंट्रेशन क्या होता है, कम हो जाता है सॉल्यूशन का। कोई इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, यदि आप डाइल्यूशन करते हैं, डाइल्यूट करते हैं, डाइल्यूट करने का मतलब है उस कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यदि डाइल्यूशन बढ़ता है तो कंसंट्रेशन क्या होगा,
कम होगा, D इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन कंसंट्रेशन। और जब कंसंट्रेशन आपका कम होता है तो आपको पता होना चाहिए कि जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फार्मूला होता है लेमडा ई इक्विवेलेंट, वह होता है आपका 1000 के आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस, नीचे आपका कंसंट्रेशन। तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन घटेगा, यदि आप कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो आपका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा, लेकिन स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगा, ये भी आपका बढ़ेगा। ठीक है, तो कंडक्टेंस क्योंकि यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पेसिफिक कंडक्टेंस के के, तो जैसे जैसे C होगा वैसे वैसे आपका K काम करेगा। तो यदि आप C को बढ़ाते हैं तो आपका K भी क्या होगा, बढ़ेगा। यदि आप C को घटाते हैं तो K भी आपका क्या होगा, घटेगा। तो इसमें इस हिसाब से देखा जाए तो डाइल्यूशन आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और डाइल्यूशन जब इंक्रीज होगा तो कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा। और जब कंसंट्रेशन कम होगा तो आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगा, ये भी कम होगा, यानी कि डिक्रीज हो जाएगा। तो 9 का आपका कौन सा आंसर आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है, तो 9 का ए ऑप्शन, स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज हो रहा है। अच्छा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस देखा जाए तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होगा, यदि आपका यह डिक्रीज करेगा तो यह इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि विच क्वांटिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, 10 नंबर का क्वेश्चन है। तो आपको पता है कि जो कंडक्टेंस होता है उसका फॉर्मूला मैंने आपको प्रूफ कराया था, नोट्स में आप देख सकते हैं कि L/RA होता है। ठीक है, जहाँ पे L क्या है, 2 प्लेट के बीच का लेंथ होता है और किसी एक प्लेट का एरिया A है, R आपका रेजिस्टेंस है। ठीक है, K आपका आप क्या निकालेंगे, उसके बीच के कंडक्टेंस को कह सकते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस को। ठीक है, या फिर आप इसको कंडक्टिविटी भी कहते हैं। तो इसमें कह रहा है कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कौन है, तो यदि आप देखें तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट इसमें जो सेल कांस्टेंट होता है, सेल कांस्टेंट की वैल्यू जो होगी, सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला जो होता है वह क्या होगा, L/A को हम क्या कहते हैं, सेल कांस्टेंट। तो यह आपका क्या होगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। बाकी आपका रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, सेल ईएमएफ का फार्मूला देखें तो उसमें टेम्परेचर आता है, टेम्परेचर का टर्म। तो ये आपके सब डिपेंडेंट हैं, इसमें ऑप्शन जो है सी करेक्ट है। आगे चलते हैं, अगला जो कह रहा है कि ऑस्टवाल डाइल्यूशन लॉ इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ द सॉल्यूशन। किस इलेक्ट्रोलाइट के लिए ऑस्टवाल डाइल्यूशन लॉ एप्लीकेबल है, तो यह साफ साफ आपको पता होना चाहिए कि ऑस्टवाल डाइल्यूशन लॉ केवल वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मीनिंग मैंने आपको बताया था कि जो वीक आपके एसिड होंगे, वीक बेस होंगे, वे आपके क्या होंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट होंगे। तो इसमें देखिए आपका वीक आपका एसिड कौन सा है, तो वीक एसिड आपका CH3COH एसिटिक एसिड है, यानी कि यह आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो इस 11th में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमेशा याद रखिए कि ऑस्टवाल डाइल्यूशन लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। यह मैंने आपको क्लास में अच्छे तरीके से बताया था और नोट्स में लिखवाया भी था। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 11th का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन यदि पढ़ा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द करेक्ट नॉस्ट इक्वेशन इज, नॉस्ट इक्वेशन का करेक्ट एक्सप्रेशन कौन है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो आपको याद होगा, इस पे क्वेश्चन भी हम लोग कुछ किए थे। नॉस्ट का इक्वेशन जो होता है वह होता है आपका E=E0 ऑफ द सेल -RT/NF। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, ln log ln लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या होता है, Q होता है। तो आपने यह पढ़ा है जहाँ पे Q क्या है, रिएक्शन कोएफिशिएंट है। लेकिन इसमें देखें तो ऑप्शन में आपको रिएक्शन कोएफिशिएंट नहीं देखने को मिल रहा है। रिएक्शन कोएफिशिएंट एक्चुअली होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई भी आपका सब्सटेंस है M, और यदि इलेक्ट्रॉन को निकाले अपने से, मान लीजिए हम इसमें से कहते हैं N इलेक्ट्रॉन का बाहर निकल रहा है, तो इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, यदि N इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो इसके ऊपर N+ का चार्ज आएगा। या आप इस बात से सहमत होंगे, चाहे 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो 2 चार्ज आएगा, 3 निकले तो 3 चार्ज आएगा। तो हम कहेंगे यहाँ M के ऊपर N+ चार्ज है। जहाँ पे यह N+ है क्या, यहाँ पे N+ एक्चुअली यह न्यूक्लियर ट्रांसफर, इसको आप NT से भी दिखा सकते हैं, जो कई बुक्स में आपको मिला होगा। तो थोड़ा सा यह यहाँ पे घुमा दिया है क्वेश्चन को, तो इसलिए इस हिसाब से इस देखा जाए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो 12 में आपको ये ऑप्शन करेक्ट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप परेशान तनिक भी नहीं होंगे। यहाँ पे बस थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया है, लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन को घुमा दिया है।
m की पावर nt कर दिया। nt का मीनिंग है न्यूक्लियर ट्रांसफर, न्यूक्लियर ट्रांसफर का मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, ठीक है। तो इसमें 12 का ऑप्शन कौन सा होगा सही आपका ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है वह केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। यदि देखा जाए तो इसके एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया था कि वोल्टाइक सेल जो होता है इसको हम लोग गैल्वेनिक सेल के नाम से भी जानते हैं। वोल्टाइक सेल आपका गैल्वेनिक सेल भी होता है, ठीक। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। फ्यूल सेल जो होता है ये भी आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही है। लेकिन यहाँ पे फोटोवोल्टाइक सेल जो है यह आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं है, क्योंकि फोटोवोल्टिक सेल जो होता है यह लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या कहता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यह कहता है कि कोई भी केमिकल एनर्जी हो उसको किस में कन्वर्ट कर दे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो उस टाइप ऑफ सेल को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहेंगे। लेकिन यहाँ पे फोटोवोल्टिक सेल का काम क्या है, यह लाइट एनर्जी, जैसे आपने सोलर सेल देखा होगा तो लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो 13 का यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 13 का यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा, 13 का बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हम यहाँ पे। ए सॉल्यूशन विथ pH इक्वल टू 0 विल बी, कह रहा है जिसका सॉल्यूशन pH 0 है तो सॉल्यूशन का मीडियम कैसा होगा, एसिडिक होगा, बेसिक होगा, एम्फोटेरिक की न्यूट्रल होगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको पता है कि मैंने बताया था जो pH स्केल होता है 0 से लेकर के 7 और 7 से लेकर के 14 तक होता है। 0 से लेकर के 7 तक का मीडियम आपका एसिडिक होगा, 7 से लेकर के 14 तक का मीडियम बेसिक होता है। यदि 7 होता है तो न्यूट्रल मीडियम होगा। अच्छा 0 होता है तो आपको पता है एसिडिक होगा, और 0 है यानी कि इधर आने पर एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, इधर जाने पर बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है। यानी कि यदि किसी सॉल्यूशन का pH 0 है यानी कि वह आपका सॉल्यूशन कैसा होगा, मोर एसिडिक होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। सभी क्वेश्चन देखिए कितने आसान पूछे गए हैं। आप एक बार यदि नोट्स सही ढंग से पढ़े हो तो सभी क्वेश्चन को आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम पढ़ें, ऑस्टवाल डाइल्यूशन लॉ इज एप्लीकेबल टू, देखिए दूसरा क्वेश्चन सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया है। जो अभी हमने पीछे एक क्वेश्चन पढ़ा था ऑस्टवाल डाइल्यूशन लॉ, यहाँ पे आप देख सकते हैं यह क्वेश्चन जो है ऑस्टवाल डाइल्यूशन लॉ इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ द सॉल्यूशन। तो हमने बताया वीक इलेक्ट्रोलाइट, यह क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दिया है इसी डाइल्यूशन में। तो 2 क्वेश्चन आपको एक तरह से देखा जाए तो बोनस के फॉर्म में मिल रहा है। तो यहाँ पे जो होगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट, 15 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे कंडेंस्ड फेज रूल का मतलब है रिड्यूस्ड फेज रूल, ठीक है। तो मैंने आपको देखिए फॉर्मूला बताया था फॉर रिड्यूस्ड फेज रूल के लिए। रिड्यूस्ड फेज रूल के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू होगी वह एफ डैश होगी। अच्छा एफ डैश को इसका फॉर्मूला क्या होगा, वह होगा C माइनस P+1, यहाँ पे 2 नहीं होगा, ठीक। लेकिन यदि जनरल के लिए आप बात करें तो जनरल के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू होती है वह F इक्वल टू C माइनस P+2 होता है। यदि आप P को इधर ट्रांसफर कर दें तो क्या हो जाएगा, P प्लस F बराबर C+2। तो इसमें देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, इसमें देखें तो 16 का आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है। 17 में देखिए तो 17 में आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 17 में डी ऑप्शन करेक्ट है। तो दोनों देखिए कितने अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, या फेज इक्विलिब्रियम या हमने आपको अच्छे ढंग से पढ़ाया भी था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग फेज डायग्राम फॉर 1 कंपोनेंट सिस्टम। सी की वैल्यू 1 गिवन है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा कंपोनेंट 1 कंपोनेंट की बात कर रहा है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम एट पॉइंट बी, एक्स एंड वाई। यदि आप यह ग्राफ देखें तो यह ग्राफ वाटर सिस्टम का है, और वाटर सिस्टम में 3 फेज होते हैं, ठीक है, गैस, लिक्विड और सॉलिड। और वहां पे आप देखें तो आपको सब पता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत ही आसान होता है। उसका फार्मूला अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा था। डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू होगा F बराबर C माइनस P+2, ठीक है। तो बस हमको क्या करना है, C की वैल्यू 1 सबके लिए फिक्स है। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन में एक चीज मिस्टेक हो गया है कि आपको पॉइंट B नहीं बताया गया है कहाँ पे है। तो यह जो पॉइंट है A पॉइंट है, और यह जो पॉइंट है वो आपका कौन सा पॉइंट है, B पॉइंट है। तो यह छूट गया था, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा, यह आपका पॉइंट B है, या पॉइंट X है, या पॉइंट Y है। तो आपको पता होना चाहिए कि X जो पॉइंट है यहाँ पे कितने फेज होंगे। तो यहाँ पे फेज P की वैल्यू 1 होगा। इस कर्व पे फेज जो होगा इक्विलिब्रियम में होगा, 2 फेज आपस में इक्विलिब्रियम में होंगे तो यहाँ पे P की वैल्यू 2 होगा।
इस वाले पॉइंट को हम ट्रिपल पॉइंट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे 3 फेज आपके मिल रहे हैं आकर के, तो इस पॉइंट पे यदि हम देखें, इस पॉइंट को ट्रिपल पॉइंट कहा जाता है और ट्रिपल पॉइंट पे जो P की वैल्यू होगी वह 3 के बराबर होगी। तो कैलकुलेट कर लीजिए। तो सबसे पहले फ्रीडम एट पॉइंट बी पे कह रहा है, तो बी पे यदि आप कैलकुलेट करें तो यहाँ पे P की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पे F की वैल्यू जो होगी 1 माइनस P की वैल्यू 3 प्लस 2। तो देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है 0, और 0 का क्या मतलब होता है इनवेरिएंट। ठीक है, तो इसमें इनवेरिएंट कहाँ पे है आप देख सकते हैं। सबसे पहले बी ऑप्शन में आ रहा है। अब चेक करते हैं एक्स पॉइंट पे, तो एक्स पॉइंट पे P की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे जो F आएगा वह किसके बराबर आएगा, C माइनस P प्लस 2। फार्मूला लगा दीजिए, 1 होगा कंपोनेंट। P कितने हैं, P यहाँ पे आपको देखिए केवल एक ही फेज प्रेजेंट है, तो 1 है प्लस 2, तो कितना इसका आंसर आ रहा है 3, और 3 में से 1 हो जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा। यानी कि क्या आ रहा है, एक्स पॉइंट पे देखा जाए तो एक्स पॉइंट पे आपको क्या मिल रहा है, तो एक्स पॉइंट पे आपको क्या मिल रहा है, सॉरी यहाँ पे कैलकुलेशन देखिए मिस्टेक हो रहा है। कितना हुआ 3, और 3 में से 1 जाएगा तो कितना होगा 2, तो 2 का मतलब क्या हुआ बाई वेरिएंट। तो आप देख सकते हैं कि बी ऑप्शन यहाँ पे सही होता हुआ नजर आ रहा है, इनवेरिएंट बाई वेरिएंट। अब एक और चेक कर लेते हैं, पॉइंट वाई पे कह रहा है, तो पॉइंट वाई पे चेक कर लिया जाए तो वहाँ पे P की वैल्यू 2 है, तो F का जो फॉर्मूला होता है आपको पता है C माइनस P प्लस 2 होगा, और C की वैल्यू 1। P की वैल्यू यहाँ पे वाई वाले पॉइंट पे देखिए फेज 2 है, क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है 2 फेज, तो 2 फेज होंगे, तो 2 प्लस 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया 1, यानी कि क्या है यूनिवेरिएंट। तो सबसे पहले आएगा आपका इनवेरिएंट, 0 को इनवेरिएंट कहेंगे। यदि डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 0 आती है तो इनवेरिएंट होगा, यदि डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 2 आती है तो बाई वेरिएंट होगा, यदि डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 1 आती है तो यूनिवेरिएंट होगा। इस हिसाब से देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें बात कर रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग थर्मोडायनेमिक्स क्वांटिटी इज ए नॉट ए स्टेट फंक्शन। कौन सा स्टेट फंक्शन नहीं है, तो स्टेट फंक्शन वह होगा जो इनिशियल और फाइनल वैल्यू पे डिपेंड करे। ठीक है, पाथ फंक्शन वे फंक्शन होते हैं जो पाथ पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसमें सीधा सीधा एग्जांपल आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इसमें आपको डी ऑप्शन सही मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट दैट हीट इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, जो बिल्कुल गलत है। हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये भी गलत है। हीट फ्लो फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट, ये भी बिल्कुल गलत है। नन ऑफ द एबव, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स जो सेकेंड लॉ होता है यह बताता है कि हीट जो होता है उसको आप 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसमें देखा जाए तो ऑप्शन आपको 20 में कौन सा सही मिलेगा, डी सही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज डिफाइंड है। जो थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लॉ होता है वह हमें एंट्रोपी के बारे में बताता है, dq रिवर्सिबल अपॉन t। ठीक है, तो हमें सेकेंड लॉ से क्या मिलता है, एंट्रोपी के बारे में। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, 21 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 22 क्या कर रहा है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डील्स विथ। तो जो फर्स्ट लॉ होता है थर्मोडायनेमिक्स, एनर्जी को ना तो हम नष्ट क्रिएट कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यह कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हुआ। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर में देखिए थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड चैप्टर का है, तो यह आपको G बराबर H माइनस TS गिब्स फ्री एनर्जी है इंथैल्पी। तो यहाँ पे टेम्परेचर T होता है, यानी कि फर्स्ट वाले में T होगा। दूसरे वाले में देखिए तो यहाँ पे इंथैल्पी का फॉर्मूला दिया हुआ है E प्लस PV, सम ऑफ इंटरनल एनर्जी और प्रेशर वॉल्यूम, ठीक है, वर्क। तो यहाँ पे क्या होगा, T होगा, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, H होगा। तो T हुआ, H हुआ, और यहाँ पे जो फार्मूला होता है वहां पे क्या होगा आपका E होता है, इंटरनल एनर्जी इक्वल टू A बराबर E माइनस TS होता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो 23 का ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, 23 का बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आगे देखिए 24 क्वेश्चन काफी आसान है, रिलेशन बिटवीन हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि सीपी एंड सीवी में आंसर पूछ रहा है कि रिलेशन कौन सा करेक्ट है। तो मैंने आपको बताया था कि सीपी माइनस सीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआर होता है। लेकिन यदि आप 1 मोल के लिए लिखेंगे तो एन की वैल्यू 1 कर देंगे। तो यह दे रहा है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगा। तो आप देख सकते हैं कि सीपी माइनस सीवी यहाँ पे थोड़ा सा घुमा दिया है, सीपी सीवी को आप इधर उधर ट्रांसफर कर दें, एनआर को इधर ट्रांसफर कर दें। तो इसमें से आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इसमें से 24 का डी ऑप्शन
करेक्ट नजर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखा जाए 25, फिल द करेक्ट वर्ड फॉर द सेंटेंस इन एडियाबेटिक प्रोसेस। बहुत ही सिंपल है। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है आपका, इन एडियाबेटिक प्रोसेस हीट इज नॉट एक्सचेंज विथ सराउंडिंग। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 25 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इस तरह से हमने 25 क्वेश्चन आज के इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। ठीक, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन 26 से लेकर के 50 तक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू वेरी मच।